5,000 युवाओं को नौकरी से 72,000 नौजवानों को रोजगार छीने वाला पर्ची का मुख्यमंत्री। राजस्थान में एक अनहोनी घटना है। मैंने जिंदगी के 47 साल राजनीति में। तो सर अभी तक वो धरने में बैठे, अनशन पे बैठे, अभी तक कांग्रेस का कोई भी नेता उनके पास नहीं गया। इसकी वजह क्या है सर? कांग्रेस के नेताओं को तो नकार दिया इन्होंने नहीं। जिस अशोक गहलोत ने इन नौजवानों के लिए संविदा का इतना बड़ा कानून लाए थे कि चौथी बार सरकार बना दो हमारी, जिस संविदा कर्मचारियों को हम 7,000 रुपये दे रहे हैं, ठेकेदार को हम 15,000 रुपये दे रहे हैं, अशोक जी ने तो कानून बना दिया था कि विधानसभा में पारित कराऊंगा। अब संविदा कर्मचारियों को मिनिमम 15,000 रुपये देने का जब कानून बनाया था और मोहर लगाना बाकी था जनता की, जनता ने सुना कहाँ? उनका उमेश जो उनका जो बेरोजगारों का नेता था, तो भारतीय जनता पार्टी का शाहपुर से चुनाव लड़ गया, उपेंद्र यादव। जब ये बेरोजगारों के लिए कांग्रेस कुछ कर रही है, हमने तो पेंशन योजना के लिए पूरे देश में पहला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम की। और दुख भाग्य की बात है, मैं पब्लिकली कह रहा हूँ, जब वोट पड़े तो 70% सरकार के कर्मचारियों ने भी हिंदू मुसलमानों के दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल दिया। अब उनको पेंशन स्कीम मिलेगी या नहीं मिलेगी? अपने पाँव पे हम ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम जज्बातों में आते हैं। आम आदमी के लिए सरकार क्या कर रही थी? अशोक गहलोत ने कहा था कि सरकार बन जाने तो मैं हर महिला के खाते में 10,000 रुपया सालाना पहुँचाऊँगा। तो उस महिला की ताकत बढ़ती है। महिला कोई अलग से थोड़ी थी, मेरी माँ थी, मेरी बेटी थी, मेरी बहन थी, वो अपने परिवार में 10,000 रुपये खर्च करती ना। अशोक गहलोत ने कहा था कि 1,10,00,000 महिलाओं को सरकार बनने पर, हमारे यहाँ कोई गरीबी की रेखा बिना रेखा का बात नहीं था। उज्ज्वला में तो हम दे ही रहे थे 500 रुपये में। अशोक जी ने तो कहा था कांग्रेस का घोषणा पत्र, ये गारंटी थी अशोक गहलोत के साथ। उन्होंने कहा था मैं आम महिला को, जिसमें मेरी पत्नी भी आती है, मेरी माँ भी आती है, मेरी बेटी भी आती है, सबको 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात की थी। आज वो योजना का है, इन्होंने कहा था हम 450 रुपये में देंगे, लेकिन उन्होंने अब नया रास्ता निकाल लिया, गरीबी की रेखा के नीचे वाली महिला को देंगे। भाई गरीबी की रेखा का मापदंड क्या है? भाई कहीं तो कुछ होना चाहिए, मापदंड क्या है? अपनी बात से मुकर गया भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र। और आज भारतीय जनता पार्टी 3 तारीख को सत्ता में आई, 15 दिन बाद में पर्ची से मुख्यमंत्री बना। देश के सबसे सीनियर भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो आज प्रतिरक्षा मंत्री हैं भारत के, जो एक ज़माने में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जो अपने नौजवान की उम्र में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, सीनियर नेता, मोदी जी से सीनियर नेता, आपने उनको क्या बना दिया? पत्रभाग। और उन्हें बेचारों ने अपनी इज्जत बचा ली थी। कलकत्ता में कह दिया था, मैं किसी विधायक दल के नेता से व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को जो दिल्ली चिट्ठी देगी मैं उसको संदेश को पहुँचाऊँ। तो कई सीनियर नेता को आप पत्रवाहक बना देते हो और पर्ची देते हो आप उसी को जिनसे आपको डर रहता। आपने चेहरा देखा होगा, वसुंधरा राजे राजस्थान की नहीं, देश की सीनियर नेता है। आपने पर्ची पकड़ा दी और राजनाथ जी शर्म के मारे उनकी तरफ देख नहीं पाए। उनको मालूम था क्या हो रहा है। और फिर दुर्भाग्य है कि वो देश के पहले पर्ची वाले मुख्यमंत्री, जो आज हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, वो भी 15 दिन बाद में जाकर के पर्ची लाए थे कि मेरे को मेरे मंत्रिमंडल में किस किस को शामिल करना। उनको खुद को मालूम नहीं था कि मेरा मंत्रिमंडल का साथी कौन होगा। उनको जब पर्ची पकड़ाई गई शाह साहब के यहाँ से, उन्होंने आकर के घोषणा करा दी। वैसे चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जिस दिन मंत्रिमंडल का हमको शपथ ग्रहण होता है, कांग्रेस के कार्यालय में हमें भावी मंत्रियों को हम तिलक लगा करके उनको मिठाई मुंह मीठा करके भेजते थे। भारतीय जनता पार्टी में परंपरा रही कि जिनको आप विधायक के बाद में मंत्री के रूप में सुशोभित कर रहे हो, उनके यहाँ भी स्वागत होता था। मैंने पहली बार देखा, वो जब सामने बैठे हुए थे 115 विधायक, उनमें से खुद को पता नहीं था मेरा नाम लॉटरी से निकल रहा है क्या। वहाँ पर भी पर्ची से निकाला गया, जो नाम बोल दिया जाता था वो आकर के माला पहन लेते थे। बाकी उनमें से बैठने वालों को नहीं मालूम था मैं कहाँ किस पद पे जा रहा हूँ। और फिर मंत्री बना दिया। फिर आपने 10 दिन के बाद में आपने मंत्रिमंडल में किसको कौन सा विभाग देना। जब सारी बातें दिल्ली तय करेगी तो राजस्थान के 7.5 करोड़ जनता ठगी हुई सी है। कौन सा फैसला लिया इस राजस्थान के 7 करोड़ जनता के लिए? आपने कौन सा जनता के हित में फैसला लिया? आज 1.5 महीने बाद में आप
मंत्रिमंडल की पूरे मंत्रिमंडल की पहली बार मीटिंग ले रहे हो। चुनाव होने से पहले मंत्री बना देते टीटी। हालात तो है कि देश में पहली बार नवाचार, ये कुछ भी कर लें। श्रीकरणपुर में चुनाव चल रहा है, मतदाता तरस रहे हैं कि मेरे यहाँ आकर के कोई ढोक लगाएगा। आपने बेईमानी के नाम पर जिताने के लिए उसको टीटी को बना दिया सीधा मंत्री, कैबिनेट का दर्जा तो नहीं दिया, राज्य मंत्री में स्वतंत्र प्रभार पहुंचा दिया। और फिर जनता ने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विधायक की सीटी बजा दी टीटी को हरा करके, कि जनता चाहेगी तो विधायक बनेगा। आप मुख्यमंत्री बना सकते हो, मंत्री बना सकते हो, लेकिन वो विधायक बनेगा तो 6 महीने रहेगा। फिर क्या हुआ, शर्मनाक हार हुई, और शर्मनाक हार के बाद में टीटी साहब को सीटी बजानी पड़ी, अलविदा करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल से। ये शुरुआत है, और मैं मान करके चलता हूँ कि राजस्थान की निर्णायक जनता, समझदार जनता आने वाले लोकसभा के चुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी की सीटी बजाने वाली है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। जनता के हित में अगर आपको चिट्ठी लेकर के करना है काम दिल्ली से, तो फिर शाह साहब को बना दो, नहीं राष्ट्रपति शासन लगा दो। राष्ट्रपति शासन में भी सड़क बनती है, बिजली आती है, नौकरी करते हैं, वहाँ पर भी काम तो चीफ सेक्रेटरी कर लेगा। भजन लाल जी की ज़रूरत नहीं है, हमको यहाँ 24 घंटे के लिए सेवक की ज़रूरत है। और मैं मान करके चलता हूँ कि लोकसभा का चुनाव राजस्थान की जनता एक निर्णायक जवाब देगी, और राजस्थान में हम 25 में से 15 सीट लेकर के जाएंगे, और केंद्र में ईश्वर करे सरकार बनेगी इंडिया की। जो गठबंधन हो रहा है तमाम दलों का, चाहे वो सीपीआई हो, चाहे सीपीआईएम हो, चाहे सपा हो, ये बसपा के नाम पर मायावती जी को हमेशा तोड़ा जाता है। पैसा दिया जाता है मायावती जी को कि उनके भतीजे के ऊपर 43,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। ईडी से सब डरते हैं, कोई जेल नहीं जाना चाहता है, तो मायावती को जब भी शामिल करने की बात करते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो ये आपस में तोड़ने की बात है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ सरकार